साल बाद कोई नहीं है, तो परेशानी 10-20 लाख रुपए के कर्ज की 5-4 10 60 जो भी जितना भी आपके ऊपर कर्ज है वो परेशानी बड़ी है, या बच्चों की जिंदगी खत्म होने की परेशानी बड़ी है? देख लेना। अगर आप ये बोलोगे कि भाई पैसे की परेशानी बड़ी है, तो फिर आप पैसे की बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसे से ज्यादा बड़ी परेशानी तो उन बच्चों के जो मरते जा रहे हैं हर दिन, तो फिर हम मिलकर बात कर ले दोनों चीजों पे, ताकि समाधान निकल आए। कर्ज की बात तो होगी, या कोई समस्या है कर्ज की बात होने में? आपको तो सोमदेव भाई ने पूरी बात एकदम शुरू से क्लियर करना शुरू किया है, और वो बात होगी भी, क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, चोर इतना ताकतवर है कि हमको नंगा करके भाग गया। ना हम परिवार के रहे, ना हम संस्कृति के रहे, ना अपनी इज्जत के रहे, ना अपनी जमीन के रहे, ना अपनी जायदाद के रहे, ना हमारे पास प्रॉपर्टी छोड़ी, ना हमारे पास चरित्र छोड़ा, ना हमारे पास हमारे पूर्वजों की धरोहर छोड़ी है क्या? ये वही धरती है क्या जिसपे जमीन के लिए घास की रोटी खा के मर गया लेकिन पीछे नहीं हटा? यही है क्या वो? यही है? देख लियो, लगती नहीं हमने वो। मैंने ये सुना था जैसे राजस्थान की तरफ आओ ना, तो थोड़ा थोड़ा खून में गर्मी सी महसूस होने लगती है। ये भी सुना था मैंने कि ये राजस्थान वही राजस्थान है जहां पानी महंगा और खून सस्ता हुआ करता था। लेकिन अब ये राजस्थान नहीं, ये पूरा देश वो हो गया है जहां पे खून पानी ही हो गया है। किसको फर्क पड़ रहा है? किसकी इज्जतें लूट रही हैं, किसका देश लूट रहा है, किसका समाज लूट रहा है? हमारी जमीनें नीलाम हो रही हैं कि हमारी बच्चियां नीलाम हो रही है, कि हमारे बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, हमारी फसलें खत्म हो रही हैं, हमें कैंसर नॉर्मलाइज हो रहा है, हमारे पशुधन खत्म हो रहे हैं, हमारा वातावरण खत्म होता जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा सारी धरोहर खत्म होती जा रही है। सोच नहीं रहे ना? तो फिर कहां राजस्थान का वो खून जहां पानी महंगा था और खून सस्ता था? तो एक बार सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सोचने का विषय तो है। अगर आपको लगता है कि ना भाई कोई ये तो चलेगा ही चलेगा, तो आप छोड़ देंगे, अपने क्या दिक्कत है? लेकिन समस्या कहां है? अगर मैं राजस्थान में हूं तो मैं भारत में हूं, और अगर मैं भारत में हूं तो मैं हरियाणा में हूं। तो अगर हरियाणा की समस्या तो भारत की है, और अगर भारत की है तो वो राजस्थान की है। अगर राजस्थान के इस गांव में बांदीकुई में अगर नशे का प्रचार बड़े स्तर का है, डकैती का प्रचार बड़े स्तर का है, लूटपाट का स्तर बहुत ऊंचा है, तो मेरा बच्चा अगर कल यहां से गुजरे, क्या ये गारंटी है कि वो बचेगा? और क्या ये गारंटी है कि, या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने बच्चे को राजस्थान में भेज नहीं सकूं? कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन अगर माहौल उतना गंदा हुआ कि उसकी जिंदगी कहीं भी दांव पे है, तो मैं उसको कितने दिन घर रख सकता हूं अपने नौजवान को? 17 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, आखिरकार आना तो समाज में ही पड़ेगा। तो उस बच्चे को वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा समाज है। तो अगर मेरा समाज नशेड़ी है, मेरा समाज डाकुओं का है, मेरा समाज चरित्रहीन है, तो मैं अपने बच्चे को कब तक बचाऊं? बच सकते हो तो आप बता दो। हवा भी लगेगी, और हवा के साथ साथ तूफान भी आ सकता है, और क्या पता कहां तलवारें भी आ जाए, क्या पता चले। ये तो क्लियर है, छोटी सी बात है। तो इसलिए जो मैंने आपको चर्चा शुरू करी है, जो मैंने आपको चोर वाली बात बताई है, आपकी संस्कृति की जड़ें उखाड़ने के लिए बैंक नाम का चोर ही आया। अब उसने वो आया कैसे, उस पर बात कर लेंगे। आपके घर को नीलाम करने के लिए बैंक नाम का चोर आया। आपके सारी की सारी संस्कृति को उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए बैंक आया। आपके स्वास्थ्य को खत्म करने के लिए बैंक आया। आपकी पढ़ाई खत्म करने के लिए बैंक आया। आपकी चिकित्सा खत्म करने के लिए बैंक आया। यानी आपके पास जो था वो सब खत्म करने के लिए बैंक आए थे। इतना बड़ा खेल है बैंक का। अब आपको लगेगा स्वास्थ्य के ऊपर कैसे खेल किया इन्होंने? कोई बोलेगा कि खेती का कैसे इसका सिस्टम बना? जब तक किसान के ऊपर कर्ज नहीं था, जब तक देश में बैंक नहीं थे, तब तक खेत कर्जे में नहीं थे, और जब तक किसान कर्जे में नहीं थे, तब तक इस देश पे कर्जा नहीं था।
और तब तक जमीनें भी नीलाम होने की हालत में नहीं थी। और जैसे किसान कर्जे में आया तो जो जो चीजें सस्ती थी वो महंगी होती गई और सारी की सारी जमीन कंपनियों की तरफ बढ़ती चली गई। यही हो रहा है ना। और कंपनियों ने मनमाने ढंग से अपनी पूरे के पूरे नियम, कायदे, कानून, बैंक की पॉलिसी सब बनाना शुरू किया। अभी सोमदेव भाई ने एक बात बताई थी, बैंक रेगुलेशन एक्ट कानून बताया था आपको। एक कौन सा कानून? बैंक रेगुलेशन, बैंक कार्यकारी कानून, बैंक कैसे काम करता है। उस कार्य बैंक रेगुलेशन एक्ट के बाद पूरा का पूरा कृषि तंत्र पूरी तरह बैंकों की झोली में चला गया। अच्छा, केसीसी वाले कितने हैं इधर? किसान क्रेडिट कार्ड वाले बोल, फिर 98 की दिक्कत आप कहते हो तो कैमरा भी नहीं। बताओगे एक बार, केसीसी वाले कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कई हैं। पर्सनल लोन वाले भी हैं। जब आप किसानों में जाओगे तो लगभग कृषि कार्ड वाले हैं 80% निजी, 95, 96, 97, 98, 99 सब हैं, कोई बचा ही नहीं। और बचने की कंडीशन क्या है? 1 लाख रुपए का कर्ज 1 एकड़ पे है, फसल पे खर्च आता है लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर ठेका मिला के, फसल बिकती है 1,20,000 की, साल भर में बचत हुई 1 एकड़ पे 15,000 की, परिवार में 4 लोगों ने काम किया तो एक आदमी के बांटे आए कितने? 3500 रुपए, 3700 रुपए। एक साल में एक आदमी की दिहाड़ी 1 एकड़ खेत से 3500 रुपए आई। अब एक आदमी 3500 या 4,000 रुपए कमाने वाला 1 लाख रुपए का कर्ज उतार देगा क्या? उतर जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, कर्ज तो उतर नहीं सकता किसान का, चोर का हमें पता चल गया। इस दूसरे तरीके से और देख लो चोर को। एक चोर आया और उसने सबसे पहले पंचायत को और सरपंच को ही पटा लिया पैसे देके। और पंचायत में कौन? जिनको हम बड़े समाज के पंचायती लोग मानते हैं, जो समाज का फैसला करते हैं, समाज की समस्याओं को खत्म करके न्याय की बात करते हैं, उन्हीं को खरीद लिया। और अब पूरे गांव को यह पता भी चल गया कि चोर तो ये, मतलब जो बाहर से आए चोर हैं, और कर कुछ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सरपंच भी उन्हीं का और पंचायत भी उन्हीं की। अगर आप खड़े हो तो सरपंच लेके अपने पंचायत और अपने गुंडों को पिटवा दे, और हर दिन एक एक का नंबर आ रहा है, और जिसका नंबर आया उसका पड़ोसी बोल रहा और कूद ले। आया मजा? ये पता नहीं कि अगला नंबर तेरा भी आएगा। फिर उसका आ गया, फिर वो पहले वाला कूद रहा है, बोला कल वह हंस रहा था ना, आया मजा? कल मेरे ऊपर तो हंस रहा था बड़ा। क्या समझे इससे? बैंक ने कंपनियों को चलाया। बैंक बहुत मोटा पैसा कंपनियों को देता है, कंपनियां बहुत मोटा पैसा राजनीति को देती हैं। पता होगा ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सुना था आप लोगों ने? अकेली एक पार्टी का गिरोह, चोरों का गिरोह 6,000 करोड़ से ऊपर का फंड कंपनियों से ले लेता है। और कंपनियों को पैसा कौन दे देता है? बैंक। अच्छा, बैंक ने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने पैसा लगाया राजनीति में, राजनीति ने नेता बना दिए, नेताओं ने सरकार बना दी, सरकार के पास ताकत है। कौन सी ताकत? पुलिस की, फौज की, है ना, टोटल ताकत। अब एक बात बताइए, यह ताकत, मैं दोनों चीजों को मैच करना आप। मैं जो पंचायत कह रहा हूं मैं वो सरकार कह रहा हूं, चोर कह रहा हूं वो बैंक कह रहा हूं, और देश है वो गांव है। इसको इस तरीके से समझना, गांव को पता चल गया कि चोर हैं, यानी देश को पता चल गया चोर कौन है? बैंक। ये तो वही लिया है भाई साहब, रुको ना जीरन, तो पढ़ो ना फिर, ये तो बहुत है पहले ही, ये तो वही लिया, ये काम की नहीं है। ऑलरेडी के लाओ अगर मिल जाए तो,
एवरेडी के ऑलरेडी एवरेडी के लोकल मतलब हो सकता है, लेकिन ये चल नहीं रहे ना। हेलो, चलो आवाज आ रही है ना? तो साथी जितने इतने सेल्ब होते हैं गले वाले चल देंगे। अब एक बात बताओ, मुझे पता चला कि माइक ने काम नहीं करा और मुझे पता चल गया सेल खराब है, तो अब मुझे यह बतानी पड़ेगी कि ठीक कैसे होंगे, या पता चल जाएगा सबको? नहीं, ठीक कैसे करेंगे? सेल लगा देंगे। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, इतना आसानी से। भाई मेरे गांव को बता दिया हमने कि चोर कौन है, और चोरों ने किसको खरीद लिया, तो क्या करो? इकट्ठे होकर मारो लठ उनको। आसान तो है। अब बात एक आई इसमें जो समस्या बनती है, वो समस्या ये है कि पूरे गांव को अभी तक हम जगा नहीं पाए, तो पूरा गांव हमारी बातों को मान नहीं रहा। पूरे गांव का मतलब कि एक एक आदमी हमारी बातों से सहमत नहीं है, और जब तक एक एक आदमी सहमत नहीं है वो हमारा विरोधी है, और जो हमारा विरोधी है वो पंचायत को और सरपंच को सही ठहराएगा, और जब तक सरपंच के साथ मेरे ही गांव के लगेंगे तब तक हमारा लठ लगने कन्फर्म है, तो फिर समाधान नहीं हो सकता। अच्छा एक और, चलो मान लिया हम खड़े हो गए मजबूती से, और हमने फिर किसी को बना दिया भाई हमारी तरफ से ये लड़ेगा, उसको भी बैंक वाला पैसे दे गया। हमने वकील खड़ा कर दिया, बैंक वाले ने मारे फेंक के लाखों ले मौज मार, अब वो भी चुप। फिर बच गया न्यायालय का न्यायाधीश, उसको बोले जी आप ही सुन लो, अब उसके पास पीछे से और एक बैग आ गया भरा नोटों का, वो भी चुप। अब क्या होगा भाई? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम तो करने के लिए बैठे हैं। ना जी ना, ये जो तरीका है लठ मारने का, ये तरीका किसी एक व्यक्ति के साथ, एक परिवार के साथ झगड़ा हो तो चलता है, लेकिन जब झगड़ा सिस्टम का हो, जब संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का हो, जब संघर्ष सेना के साथ या पुलिस के साथ हो जैसे अंग्रेजों के समय था, तो लठ मारने से बात नहीं। तब बात बनती है विचार की। मैं आया आज आपके पास, सोमदेव आया, सोमदेव ने आपको बताया, मैंने आपको बताया, आपको वो सारी चीजें समझ आ गई, तो अब आपका हक और कर्तव्य और फर्ज बनता है कि उन बातों को जो आपको सही सही साफ साफ समझ आई है, उनको अपने गांव के बाकी उन लोगों को बता दो जो अभी तक नहीं समझे। ठीक है? अभी इसमें कुछ साथी है बोल रहे हैं भाई बोलना नहीं जाता, उसके लिए जिम्मेदारी मेरी है, मैं सिखाऊंगा आपको बोलना। जितना अच्छा मैं बोल पाऊंगा उससे अच्छा आप बोल पाओगे, मैं इतना सिखा सकता हूं आपको। जानकारियां दे सकते हैं, आपको बोलना सिखा सकते हैं, आपको सारी समझ दे सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, खड़ा होकर आप दहाड़ो मोदी मोगली और योगली और पता नहीं कौन कौन जितने भी आए हैं इस समाज को बर्बाद करने, उन सब से ज्यादा मजबूती के साथ आप चिल्ला चिल्ला के बात कर सकते हो। केवल एक शर्त है, आपको वो दर्द उठना चाहिए जिसको देख के आपको लगे कि अगर ये नहीं उठा तो तेरा बच्चे का मरना तय है। मेरा बच्चा नहीं तो मेरे बच्चे की अगली पीढ़ी, उन्होंने तो पूरा पुलिंदा बांध रखा है सिस्टम का। कितने सारे डोज, कितनी सारी दवाइयां, कितने सारे केमिकल शरीरों में डाल दिए, कितने सारे जहर खेतों में डाल दिए, कितना सारा कबाड़ हवा में घोल दिया, और पानी कितना बर्बाद है, पानी कितना बीमार करने वाला, इसका कोई अंदाजा ही नहीं। क्योंकि जो पानी आज है वो खेतों के अंदर से रिस रिस के केमिकल वाला ही पी रहे हैं हम। तो ना पानी हमारा बचा, ना दूध हमारा बचा, ना हवा हमारी बची, ना खाना हमारा बचा, ना सांस हमारा बचा। तो अब चिंता अपने बच्चों को बचाने की करें या कर्ज उतारने की करें, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है जी। भाई देख लियो,
क्योंकि मेरी तो कहानी यहीं से शुरू होगी जितनी देर आप बात करेंगे। बच्चों की है ना, अगर आप कर्ज से बचने की बात कह रहे हो तो भी बच्चों की कंडीशन है। भाई एक गिलास पानी चाहिए था। एक मिनट सुन लेंगे। हाँ इसमें आधा से करते, आधे कम, बैठ जाओ। मैं आपको असल में बताऊं, हमारा जो, सुनो भाई जी, हमारा जो काम है वो लोन उतारने का, कर्ज भरने का, और कर्ज के चक्कर में किसी भाई के साथ जाके लठ खाने का नहीं है। देखी होगी वीडियो वगैरह आप लोगों ने देखी है, पीछे लठ बजे थे मोर्चा वालों पे। हाँ बस, क्या हुआ, चल पड़े आप? इस समय जो हालात चल रही हैं उन हालातों के हिसाब से अगर देखो तो पूरी तरह समाज बीमार पड़ा है। और बीमारी कहां से आई? खेतों से। और खेतों की बीमारी कहां से आई? खाद दवाइयों की वजह से। मैं 2011 से खेती पे काम कर रहा हूं, बीटेक की नौकरी छोड़ने के बाद। इंजीनियरिंग करके प्रोफेसर बन के उसको छोड़ के 100% टाइम इसी में दे रहे हैं कि खेत सुधर जाए। अगर खेत सुधरता है तो खेत की बीमारियां सुधरती हैं। अगर खेत की बीमारियां सुधरती हैं तो खेत की फसलों की बीमारी खत्म होती है। फसलों की बीमारी खत्म होती है तो हमारे खेत के खर्चे खत्म होते हैं। खेत के खर्चे खत्म होते हैं तो वो फसलें स्वस्थ होती हैं, तो पशु जो खाएंगे वो भी स्वस्थ होते हैं। तो पशुओं में जो बीमारियां हैं और पशुओं के जो खर्चे हैं वो खत्म होते हैं। और जब दूध शुद्ध होता है और खेत का अनाज और चावल और सब्जियां जो भी खाते हैं हम वो शुद्ध होता है, तो समाज जो आज आप जितना कमा रहे हो, आज आप 60 से 70% जो कमाई का हिस्सा है वो डॉक्टर को दे रहे हो। चाहे वो खेत के डॉक्टर हैं, चाहे वो पशुओं के डॉक्टर हैं, और चाहे वो आदमियों के, समाज के, मानव के। तो आज जितना सारा का सारा कमाई का हिस्सा है उसमें 70 से 80% हम दे रहे हैं डॉक्टर को। अगर हम यही बचा लें तो, एक ही जना बोला भाई, हमने 10,000 कमाए, 5,000 की हमारी किस्त है और 8,000 हमारा डॉक्टरों का, या 7,000 का, 8,000 का हमारा डॉक्टरों का खर्च है। अगर हम डॉक्टरों का खर्च खत्म कर दें तो क्या 7-8,000 में से किस्त भरी जा सकती है? तो परेशानी खत्म हो सकती है ना। तो 5,000 की किस्त भरने के बाद जो पहले 2 बचते थे, और फिर किस्त भर मतलब 7,000 का डॉक्टर का और 5,000 का किस्त का, 12, कमाई कितनी? 10 की। हर महीने घाटे में कितने? 2,000। अगर हम अब 8,000 बचा के और 5,000 भर दें तो बचत कितनी? 5,000 की, है ना। और अगर उस माइनस के 2,000 को जोड़ लो तो 7,000 की। 12 चाहिए था ना पहले, तो अब तो 5 ही देने, तो 7,000 की। यानी 60% से ज्यादा का हिस्सा हमें बचत की तरफ लेके जाना पड़ेगा। आपको थोड़ी देर के लिए यह लग सकता है कि भाई बात तो लोन की हो रही थी, चली गई कहीं और गई। भाई मैं ये चाह रहा हूं कि लोन वाली समस्या से जब हम बाहर निकलें तो आप दोबारा फिर बैंक के दरवाजे पे हाथ जोड़ के ना खड़े हो जाओ और फिर लोन दे दे। दोबारा भी तो जा सकते हैं हम, बोले ले भाई मोर्चा वालों ने मौज कर दी और लोन से पीछा छूट गया, अब क्या करो, फिर ले लो 5-10 लाख का, आदत बन जाएगी। तो ये तो सही नहीं है ना। आप बताओ सही है क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं चोर को मारने की बात नहीं कह रहा, मैं तो चोर की मां को मारने की बात कह रहा था कि चोर पैदा ही ना हो। चोर को क्यों मारो, चोर की मां को मारो, यही तो बोलते हैं कहावतों में। तो ये जो कहानी है, ये कहानी खेत की बर्बादी से शुरू होती है और खेत की बर्बादी से आपके परिवार, आपके बच्चों की बर्बादी
तक लाके खड़ी करते हैं ये, और इन सब की जड़ों में बैंक हैं। और वही बैंक जो चोर जिन्होंने आपको नंगा करके या हमको नंगा करके कहीं का नहीं छोड़ा, ना अपनी संस्कृति का और ना अपने साथ ही रखते ये। इस पे भी करेंगे बात कि आपने बाजरे को क्या पिला दिया। अच्छी बात है वो, कोई दिक्कत, मुझे इससे नुकसान की बात नहीं लगती। जो इधर भी बैठे है कोई भाई इसकी ओट में नहीं बैठे हैं, अच्छा सुन लो एक बार। तो मोटी मोटी बात कर ला, जो अपने खेती की है या क्यों खेती की बर्बादी आई, इस पे बात करते हैं हम। मैं एक छोटी सी चर्चा जरूर बताऊंगा आपको कि ये हुआ क्यों। आपने लोन कहां से लिया? बैंक से। बैंक किसके हैं? बड़े बैंक के। कौन है बड़ा बैंक? आरबीआई। आरबीआई किसका है? ना, अंग्रेजों का। आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड का है आज भी, यानी अंग्रेजों का है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ परिवारों का है जो पूरी दुनिया के सबसे अमीर परिवार हैं। ठीक है जी। सबसे अमीर परिवार कौन? बैंकों वाले। ठीक है। और जो वो सबसे अमीर परिवार हैं वो ईसाई हैं, और उनमें कुछ यहूदी हैं, इजराइल के और अमेरिका के, स्पेन के। उन लोगों का जो पूजने का स्थान है वो चर्च है, जैसे हमारे मंदिर हैं। तो चर्च की बात अगर मैं करूं तो थोड़ा पीछे जाते हैं 1012 में। अब कितना चल रहा है? 2024। कितने साल पहले? 1012 साल पहले। 1012 साल पहले उनका एक पादरी, पोप बोलते हैं उसको वे, उनका एक पादरी ये कहता है कि ये पूरी धरती हमारी है। किसको कहता है? अपने, जैसे हमारा कोई बड़ा मंदिर हो और वो आसपास के छोटे छोटे मंदिर के पुजारियों को बुला ले, तो वो पोप जो सबसे बड़े चर्च का पोप है, वो अपने सभी आसपास के पूरी दुनिया के छोटे पादरियों को बुला के कहता है 1000 साल पहले लगभग कि ये पूरी धरती हमारी है और हम इस पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। तो बाकी छोटे वाले पुजारी क्या बोले? पादरी, कि कैसे? तो उनको जवाब आया, केवल उतना करो जितना बोला जाए, दिमाग मत लगाओ, केवल उतना करो जो बोला जाए। और उन्होंने धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में अपने लोगों को व्यापार की तरफ भेजना शुरू किया। भारत में जैसे वास्को डी गामा आया था, अमेरिका में कोलंबस गया था, और ये था, कोलंबस था स्पेन का और ये था पुर्तगाल का जो भारत में आया। धीरे धीरे करके ये व्यापारी आए, वहां के लोकल लोगों को लूटने लगे, वहीं पे लोगों को लूट के, और वहीं जैसे मैंने आपको बताया चोर आया और पंचायती सरपंच और पंचायत के साथ मिलके और लूटना शुरू कर दिया, और गांव को तोड़ दिया, गांव को बांट दिया। गांव को लगने लगा कि पंचायत ठीक है, और कुछ लोगों को लगता है कि पंचायत गलत है, चोरों के साथ है। और ये उलझन में समाज मर रहा है और वो आराम से मलाई खा रहे हैं बैठे हुए, ये देख के कि लड़ने दो। जैसे राजस्थान में चलता है ना, गुज्जर नॉन गुज्जर, बहुत बार लड़ाया ना सरकार ने। और इसमें जाओ गुजरात में, राजस्थान की बात, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, हरियाणा में जाट नॉन जाट, यूपी में मुस्लिम हिंदू, पंजाब में खालिस्तानी और हिंदू या खालिस्तानी गैर खालिस्तानी। पूरे देश का हाल है नहीं है, पूरी दुनिया का हाल है। जैसे अब बांग्लादेश में हो रहा है, उससे पहले 1-1.5 साल पहले श्रीलंका में हो रहा था, वो था ना तख्ता पलट श्रीलंका में। ये काम इन्होंने बड़े तरीके से किया। तो ये काम करने की इनकी योजना चोरी की 1012 साल पहले बनी थी, और उस 1012 साल में इन्होंने सभी देशों में अपने व्यापारी चोर भेजने शुरू किए और वहां वहां यही काम किया। धीरे धीरे क्या आया, जब वो व्यापारी बने और उनके पास पैसा हो गया बहुत लूट के, तो उन्होंने कंपनियां बनाई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर कंपनी के हिसाब से लूटना शुरू किया, और जब कंपनी वालों को लठ मारे फिर बोल दिया जी हम तो सरकार बना के लूटेंगे, फिर कानून बना के शुरू कर दिया। अब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कानून बनाए
और आज भी 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, चल नहीं रहा जी अभी। तो पूरा का पूरा पुलिस वाली जो तैयारी है और जो पुलिस वाली जो ट्रेनिंग है वो 1858 की है, उसी बेस पे काम होता है। उन्होंने 1858 में ताकत बना ली और फिर धीरे धीरे और देशों में तो गए ही, 1935 में ले आए आरबीआई। आरबीआई ने पूरे देश में जगह जगह खोल दिए चोरों की दुकान। आपके घर गांव में चोरों की दुकान है और बड़ी साज संवार के रखी हुई है, शीशे वाली है, और स्वाभिमान के साथ चोर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक मूर्ख बना दिया, उसको पता ही नहीं कि चोर कौन है। उसको लगता है कि शीशे वाला तो सेठ है कि नहीं। और हालत कहां तक आई, जो जूते जिनको हम पैरों में पहनते हैं वो कहां बिकते हैं? एसी के शोरूम में। और जो सब्जी जो हम खाते हैं डेली वो बिकती है नाले के बराबर में। क्यों? क्योंकि उन चोरों ने उस व्यवस्था को इतना ऊंचा उठाया कि जूतों की मार्केट इतनी ऊंची करी कि हमने उनको शीशों में सजा लिया, और खाना इतना बदतर कर दिया कि वो नाली के किनारे पड़ा पड़ा सड़ रहा है, और हम जाते हैं और कैसे कैसे बस टाइम पास कर रहे हैं। यही तो हो गया। ये काम इतने शातिर तरीके से किया बैंकों ने। आज क्या हुआ, 1935 में भारत में बैंक आया, किसके नाम पे? 1000 साल पहले बनाई गई उस परंपरा के अगली पीढ़ियों के नाम पे बैंक आ गया। बैंक ने जगह जगह चोरों की दुकान खोल दी और फिर उन्होंने हमें कर्ज के जाल में फंसा लिया। और आज हमारी सबकी जमीन किसके पास है? बैंक किसके हैं? आरबीआई के। आरबीआई किसका? इंग्लैंड किसका? वो 1000 साल पहले के आदमी का। यानी उन लोगों ने 1000 साल पहले जो बोला था तब तो वो बोल रहे थे, आज हम बोल रहे हैं कि ये जमीन तुम्हारी है। क्योंकि हम कहते हो ये कागज तो तुम्हारे पास पड़े। हमने कागज को क्या मान लिया? जमीन मान लिया। वैसे ही जैसे सोमदेव भाई ने आपको शायद बताया हो अभी, जैसे हमने कागज की पर्ची को रुपया मान लिया। रुपया क्या है? सोना। कहां रखा है? आरबीआई किसका है? उन्हीं का है ना कमाल। जो असली चीज थी सोना चांदी, उसकी पर्ची लेके उनको दे दिया, उनको ले तुम संभालो। जो असली चीज थी जमीन, वो उनको पर्ची लेके उनको दे दी, ले तुम संभालो। और अब वो पर्ची भी दे दी तहसील में, और ये कह दिया कि जमीन तो हमारी थी और जमीन के कागज थे तो हमारे थे। अब कागज उनके तो जमीन भी उनकी, और हमने मान लिया। मान लिया कि नहीं मान लिया? और चोर कितनी शातिर तरीके से धन भी ले गए और पंडितानी भी ले गए और नंगी करके छोड़ गए। मेरी कहानी कुछ समझ में आई आपको? मैं आपको कहानी की पहली मिनट से जोड़ रहा हूं और ये ऐसे ही जोड़ता रहूंगा बार बार। आपको समझ आनी चाहिए ये, क्योंकि ज्यादा समझदारी के चक्कर में हम नंगे हो गए। हमारे पास कुछ नहीं है अभी। हमें लगता है हमारे पास हमारे परिवार हैं, हमारी मां बहन बेटी, अरे उनकी तो इज्जत खत्म कर चुके हम, नीलाम है सरेआम बाजार में। हमारे बच्चे बच्चियां देखो, मैं करनाल में रहता हूं, पार्क में चलो क्या गंद मचा पड़ा है। किसी बड़े होटल में देखो, किसी बड़े जितने 5 स्टार है सब गंद के ढेर हैं। बताओ नहीं है तो हमने उस कहानी को सही तरीके से जांच लिया कि नहीं जांच लिया? एग्जैक्ट वही काम कर रहे हैं जो कहानी में किया था। और वो कहानी पंचतंत्र की कहानी है, और इस पंचतंत्र की कहानी को हमारे बूढ़े बच्चों को सिखाया करते, और बच्चे बचपन में 2 साल में ही सीख जाते और पूरी जिंदगी ये कहते कि ऐसा कोई काम नहीं करना जहां तुम कहीं के भी नहीं रहो। उस चोर के साथ गई हुई ब्राह्मणी की तरह, समझ रहे हो? यानी बच्चे को यहां से इतना तैयार करो कि वो कभी जिंदगी में किसी से धोखा ना खाए, किसी के छल में, किसी के फ्रेब में ना आए। क्यों जी? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? पैदा हुआ गलती से, जितने बच्चे पैदा हो रहे गलती से हो रहे हैं।
गलती से बच्चा पैदा हो गया, मां को फोन से फुर्सत नहीं है, बाप को थोड़ा बहुत काम है, टाइम बचेगा तो या तो टेलीविजन है या फोन है। अब बच्चा जाए तो कहां जाए, क्योंकि चाचा चाची ताऊ ताई तो रहे नहीं, क्योंकि माँ बाप और बुआ, एक बुआ हो सके एक बाप हो सके, परिवार तो रहे नहीं, क्योंकि हम इतने महान हुए कि 2 तो ऊपर पैदा ही नहीं हो रहे और आगे तो एक भी नहीं हो रहा। तो परिवार खत्म, बूढ़े बूढ़ी कब तक, दादा दादी कब तक उनको संभालें। तो अब उनका माँ बाप और दादा दादी कौन है? फोन है कि नहीं। अब जो पंचतंत्र की कहानी बूढ़े सुना के उनको विद्वान और समझदार बनाया करते, बोलते थे ना ये पढ़ा है नहीं ये कड़ा हुआ है, आपकी तरफ बोल रहे हैं क्या? हमारे मधुर हरियाणा में क्या बोल रहे हैं? पढ़ा हुआ नहीं है ये, लेकिन कड़ा हुआ है, यानी इसने जिंदगी देख रखी है, मार नहीं खाएगा चाहे अक्षर नहीं आता हो। और हमारे बुढ़े ऐसे ही तो थे। बताओ कौन सा बुढ़ा बेवकूफ था? हाँ वो शब्द बदल गया होगा बस, मतलब पढ़ा बेशक ना, गुणिया है, गुण वाला है। तो हमारे वहां पर कड़ा बोलना, बोले इन्हें सारा पता, सब तरीके, सब इसने सिस्टम देख रखा है, जिंदगी अनुभव है इसको, कड़वे अनुभव, ये सब परिस्थितियों से निकल जाएगा, सब हालातों को ये काबू कर लेगा। अब जब उस जगह से निकल के अगर फोन हमारे बच्चों को सिखाएगा, मैं रामायण देख रहा हूं, कब कोई नंगी वीडियो और नंगा फोन में गंदगी आ जाएगी इसका हमें क्या पता। तो जो टीवी दिखाएगा, जो फोन दिखाएगा, वो हमारे बच्चे चलेंगे। और ऐसी हालत में तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम कहीं के भी नहीं रहो, पंडितानी की तरह। और आज आप सारे बैठे हैं तो आप उस पंडितानी की तरह ही बैठे, ना अपनी संस्कृति के रहे और ना चोर के साथ ही जा सकते, क्योंकि चोर को आप नहीं चाहिए, चोर को धन चाहिए, और वो लेके उड़ चुके करके नदी पार भाग गया ना, वो बैठे बैठे रो रही है हमारी तरह। तो इसका क्या समाधान हो? मेरे को लग रहा बात तो आपको समझ आ रही है, मेरी आ रही है ना। देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे 100 है कि 200 है कि 500 है कि 5 है कि 10 है, आप आना चाहिए 1 2 5 7 10 कितने भी हों, बस उस लेवल पे बात समझने वाले हो चाहिए जहां मैं बात कर रहा हूं, है कि नहीं। देखो हमने हजारों आवेदन लगाए, हजारों आवेदन लगाते लगाते बैंक ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पिछले 2.5 साल में जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने 400-500 से ज्यादा वकीलों से संपर्क किया कि हमारी बात को उठा दो कोर्ट में, सब फेल। एक केस में तो ऐसा हुआ कि जहां रुकने वाला था कब्जा, उस केस में पैसे वैसे बढ़िया गए, ऊपर से आदेश ही कब्जे का आया और मजबूती के साथ, तो वो ऊपर वाले सिस्टम भी, जो न्याय देने वाले थे वो भी बिक गए। कागज मेरे पास है, नियम कायदे कानून मेरे पास हैं, इसको ऐसा समझो हथियार मेरे पास हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन चलाने नहीं आते, तो क्या बनेगा उस हथियार का? अच्छा चलाने वाला कोई लेकर आओ, वो भी कहते ना भाई आप नहीं चलाया कर दे इसने, तो क्या बनेगा हथियार का? तो जिस काम के लिए हथियार लिया क्या वो काम होगा? बोलो जी। तो इसका मतलब आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए दूसरे के साथ। समझे मेरी बात? मैं परेशानी में हूं तो आप सारे मेरे साथ खड़े हो, आप परेशानी में हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। बेशक आप स्वार्थ में खड़े हो, बेशक मैं स्वार्थ में खड़ा हूं। जैसे चोर स्वार्थ में एक साथ हो सकते हैं, तो जो लूट चुका उसको नहीं खड़ा होना चाहिएगा एक साथ, बेशक कितने उनके लठ बज रहे हो। वो एक कहानी याद आती है कि 2 शेर थे और दोनों का लठ बज गया जवानी में। अब वो ताकत की मरोड़ थी, और ये बोला अगर कि मोड़ और मरोड़ में तो लाखों चले जाते हैं। सुना आपने? मोड़ पे और मरोड़, मरोड़ समझो ना, अहंकार।
हाँ घमंड, हरियाणा में लिखते हैं और ट्रकों पे मोड़ और मरोड़ में, मोड़ मतलब स्पीड से जाओगे और मरोड़ में जाओगे तो जालिए पता नहीं कितने, तो अहंकार में, घमंड में और मोड़ में तो बहुत जालिए। तो दोनों में अहंकार था, जवानी थी शेरों में, अब दोनों का लठ बज गया और सीमाएं बंट गई, आधा आधा जंगल बंट गया। एक टाइम आना था, सबके दिन ढलते हैं, दोनों बूढ़े हो गए। एक के पास एक बार बुरा टाइम आया और 5-7 कुत्ते चिपट गए और पूरा निपटाने की कंडीशन में थे। और उधर से बाय चांस अपने उस नज़दीक से वो भी गुजरने लगा दूसरा, उन्हें देखो तेरी कुत्ते ने पाड़ लिया भाई ये तो। वो आया, 2-4 कुत्ते उसने मारे, बाकी 2-4 उसने मार दिए, पहले ज़्यादा थे। अब जब वो कुत्ते मतलब कुत्ते को चिथड़े फाड़ गए और वो बोला जिसके ऊपर चिपक रहे थे कुत्ते, बोला भाई तेरा मेरा तो झगड़ा था। बोला अरे झगड़ा तो शेरों का था, पर इसका मतलब थोड़ा कुत्ते खा जाएंगे। यार हमारे झगड़े 100 बार हैं, हम आपस में कितने भी झगड़ लें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे झगड़ों में फायदा कोई और उठा जाए, समस्या वहां है कि नहीं। अब इस कंडीशन में आप बताओ, हम आवेदन लगाएंगे, आवेदन लगेंगे, जवाब ना आए तो आवेदन लगाने के वाले की गलती है नहीं। आपने फिर उसकी एफआईआर कर दी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आपकी गलती है कि नहीं है। फिर आप और ऊपर चले गए, आपने आरटीआई लगा दी, आरटीआई के जवाब में कुछ नहीं आया, आपकी गलती है नहीं है। आप वकील के पास गए, पैसा देने को तैयार हो, उससे भी ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जितने दूसरे देते हैं, और वकील ना माने, आपकी गलती है। फिर जज की बात आ गई और वो भी बिक जाए, ऐसी हालात में करोगे क्या? है जी, क्या रास्ता है? लठी रास्ता है। कैसे रास्ता पता है? उस दोनों देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं समाज में। हम जब जाते हैं तो कुछ तो ध्यान से सुनेंगे 3 दिन पूरा, एकदम टकाटक, कान भी, आंख भी, दिमाग भी, मन भी, सारा एक जगह। और कुछ बोलेंगे 1 घंटे में, देख भाई ज्ञान तो ज्यादा लिया नहीं जाता, ये बता करना क्या है। तो दोनों ही तरीके के लोग चाहिए। जो ये कहने वाले हैं ये बता करना क्या है, तो उनको तो लठ देने पड़ेंगे। और जो ये टकाटक सुन रहे हैं उनको ज्ञान देना पड़ेगा ताकि वो दूसरों को बता दें। चाहिए तो दोनों ही, एक ज्ञान लेने वाला है, एक लड़ने वाला है, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय है। सदा से हमारे समाज में, हमारे भारत में ये दोनों इकट्ठे बैठते आए। राजा बीच वाली कुर्सी पे था, उसके बराबर में ब्राह्मण बैठता आया कि नहीं आया? ब्राह्मण यानी ज्ञानी, जिसको समझ है। अब उसे जाति बिरादरी का चक्कर नहीं है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो ब्राह्मण है। वो उस राजा के बराबर में बैठता है, ये गलती ना करना मर जाएगा, ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, और वो मानते आए। तो हमें समाज में अब फिर से वही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चोर इतना ताकतवर है कि उसने हमारे सरपंच को, पंचायत मेंबरों को, सारे सिस्टम को खरीद रखा है। जहां जहां आपको मेरी बात में गलती लगे मुझे बताते जाना, ठीक है जी। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको समझना पड़ेगा। कब? जब आपके पास हथियार तो है, ना खुद चलाना आता, ना चलाने वाला आता, ना न्याय है, ना न्यायाधीश है, और चोर आपका सारा सिस्टम लेके उड़ने वाला है, तो अब एक कंडीशन आती है। फिर उस कहानी पे चलते हैं। वो जो औरत कोई की सारी इज्जत नीलाम करके चोर भाग गया था, उसको एक काम करना पड़ेगा, उसको बेड़िए की तरफ हंसना नहीं पड़ेगा। समझ आई क्या बात? आपने कहानी नहीं सुनी? ये गुड़िया बाहर थी, वो जो औरत बैठी है उसको हंसना नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? जो भेड़िया है, यानी कोई भी जीव है जो उसकी तरह ठगा गया है,
जैसे औरत ठगी गई वैसे वो दूसरा भी तो ठगा गया, ना मांस मिला ना मछली। तो अब उस औरत को यह समझना पड़ेगा हंसी का टाइम नहीं, ये भी तेरे जैसा चला हुआ है, तो इसके साथ मदद कर। तो उसको क्या बोलेगी वो कि कहीं से मेरे लिए कपड़े का जुगाड़ तो कर दे, ताकि इज्जत ढक लूं, मैं अपने शरीर को ढक लूं। और उसको ये बोल सकती है मैं तेरे लिए तब तक कुछ खाने का जुगाड़ कर सकती हूं। तो उसका अपना लालच और उसका एक दूसरे का सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलते जाओ। इस समय हम में से कोई तो पंडितानी बैठी है और कोई भेड़िया बैठा है, सब ठगे हुए हैं। ठगे हुए कि नहीं हुए? तो अब क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। एक और 11 फिर 111 फिर 1111। अंतर कितना है? अंतर आपकी मेहनत का है। अगर आप हमारी तरह दिन रात पागलों की तरह दौड़ लो तो 1 और 11 नहीं, 1 1 1 सीधा 111 कर दें, 1 1 1 1 1 सीधा 1111 कर दें। और अगर आपको लगता है देख भाई मेरा फालतू दिमाग ज्ञान नहीं आंदा, आप तो एक आधे आदमी ने जोड़ सका, तो फिर आप 1 ने 1 जोड़ लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन सबके अंदर एक ताकत होती है कि वो कितनों को जोड़ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैंने और डिटेल में बहुत सारी बातें बता दी, और फिर हम 1-2 ट्रेनिंग में इकट्ठे रह लिए। तो आप एक डायरी रखो, उसमें ये सारी चीजें जो आपको लगी कि ये सही थी उनको लिखना शुरू करो। 2-4 बार डायरी को रिवाइज कर लो, पढ़ लो, अगली बार आप वक्ता हो जाओगे, बोलने लग जाओगे। और बोलने लग जाओगे तो आप अपने गांव को, अपने समाज को समझाना शुरू करोगे। यानी आपको यह समझ बनानी पड़ेगी कि मैं तो लूटी ही थी, लूटिए भेड़िया भी गया, ये भी मेरे जैसा है, चलो एक दूसरे का साथी बने, ना कि हंसी का पात्र, इसका मजाक ना उड़ाएं। मैंने पंचतंत्र को पढ़ा, बहुत ढंग से पढ़ा पंचतंत्र को, और मुझे यह पता चला अगर आप अपने बच्चों के ऊपर लाखों खर्च कर रहे हो ना, तो लगभग मेरे सारे बराबर सी की उम्र के भाई हैं। कोई 2-4 साल छोटा होगा, कुछ कोई बराबर का होगा, तो कुछ 2-4 साल बड़े होंगे, इतना ही है। सारे भाई बैठे। मैं रिक्वेस्ट करूं आप लोगों को, अपने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लो, हटा के और पंचतंत्र को पिला दो गोल के, खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को 5-5 बार पढ़ाओ वो किताब। अगर आपने वो किताब 5-5 बार पढ़ा दी ना, तो वो इतने विद्वान होंगे कि उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं जिंदगी में। क्योंकि मैं उन पढ़े लिखों को गंदगी मचाते हुए देख रहा हूं हर जगह। वो आपकी इज्जत को नीलाम करते हुए घूम रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में। 99%, 100% कभी भी नहीं होता। 1% अच्छे बच्चे, अच्छे मां बाप या अच्छा समाज होता ही है, बल्कि अच्छा तो ज्यादा होता है। 1-8% जो गंदगी होती है वो पूरे समाज को गंदा करती है। हाँ जी। और अगर मैं आपको वो कहानी सुनाने लग जाऊं ना पंचतंत्र की, मैं आपको 1-1.5-2 महीने सुना सकता हूं उस किताब को, और आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आपके कर्जे का समाधान कहानियों में बता दिया सुनील ने, और अब हम कर लेंगे। इतना गहरा सिस्टम है। पता किस तरीके से था ये? अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आगे सरक जियो, ठीक है जी। समझना इसको कितना गहरा था। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जो आप बैठे हो जिन्होंने अपने गांव में 100-100 साल के बुजुर्ग देखे? आपने नहीं देखे? 90 के देखे होंगे, 95 के देखे होंगे, 113 के भी देखे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक समय ऐसा था जब 18, 19, 20 की उम्र में लड़कों, मतलब लड़के लड़कियों की शादी कर देते थे, और 20 की उम्र में वो मां बाप बन जाते थे।
अच्छा, जो 20 की उम्र में मां बाप बना है वो 40 की उम्र में दादा बन जाएगा, और 60 की उम्र में परदादा, 80 की उम्र में एक पीढ़ी और 100 की उम्र में एक पीढ़ी और। कितनी पीढ़ी हो गई? जो 20 साल का है उसको बेटा हो गया, 1 साल का लगा लो, 1 साल का पहली पीढ़ी, 20 की दूसरी, 40 की तीसरी, 60 की चौथी, 80 की पांचवी। और ये एक घर में जिए कि नहीं? देखो बोलते जाइयो, जिए ना। अच्छा, पूरा परिवार इकट्ठा बैठा, ये वो दौर था 20 साल पहले जब बूढ़े सारे के सारी पीढ़ियां एक साथ बैठक में बैठती थी, सोती थी, ठीक है नहीं? एक साथ 6 लोग बैठे, यानी 6 पीढ़ियां, और वे बात कर रहे अपनी अपनी जिंदगी की, कर रहे हैं ना। 80 साल वाला अपने 500 पीढ़ियों को बता रहा अपने अनुभव, और जो 60 साल वाला है वो अपने अनुभव अपने बाप को बता रहा, अगले 4 पीढ़ियों को बता रहा। 40 साल वाला 2 अपनी दादा को बता रहा, एक बाप एक दादा को, और आगे 2 पीढ़ी को, और 20 साल वाला भी कुछ 10-20 साल के अनुभव बता रहा है। और 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा उनके बीच में बैठ के टका टक सब समझ रहा है कि कौन सा बूढ़ा क्या बता रहा है। समझ गए? तो उसने कौन सी पढ़ाई की जरूरत रहेगी? रहेगी क्या? पढ़ाई की जरूरत थी जब लड़कियों के गुरुकुल अलग थे और कई कोसों दूर लड़कों के गुरुकुल अलग थे। सौंदर्य की चीजें, मन को खराब करने वाली चीजें, फिल्में, नाच गाना, ये बकवास, ये तब तक कुछ भी नहीं था, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के ब्रह्मचर्य के 25 साल में इन सारी चीजों की मनाही है। क्यों? अगर ये हुआ तो जाके कोई महाराणा प्रताप पैदा हो सकता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी को 20 साल से पहले ही नरक में बना लिया और जवानों ने, वो कहां महाराणा प्रताप पैदा करेंगे? पहले ही नपुंसक हो चुके। हाँ जी, यही हो रहा है ना। तो वो पढ़ाई की जरूरत वो थी। अब आपके बच्चों को मैं तो कहता हूं कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर उसने 8वीं 10वीं 12वीं कर ली तो उनको घरा बैठाओ, पंचतंत्र की किताब ले लो, कर्ज को तो कल देख लेंगे, नहीं तो परसों देख लेंगे, तो 6 महीने बाद देख लेंगे। पहले इस कर्ज, इस जो बोलते हैं ना, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो अपनी जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको संभाल लो एक बार, वो ज्यादा जरूरी है। और वो कब होगा? जब आप उनको वो बुजुर्गों वाला सिस्टम दे पाओ। नहीं तो आज क्या चल रहा है? दादा दादी के पास और मां बाप के पास, या मां और दादी के पास क्या है? टेलीविजन की बकवासों के अलावा कुछ है ही नहीं, चुगलियों के अलावा कुछ नहीं है। और जब बच्चे ही हमारे नहीं रहे तो फिर हम कहां किसके सहयोगी बनेंगे? फिर तो हम उस पंतानी की तरह दूसरे का मजाक उड़ाएंगे और फिर अपनी बेइज्जती करवाएंगे। क्यों जी? मैं कुल मिला के इस कहानी को पूरी तरह एक चक्कर के रूप में बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अब अगर भेड़िया भी लुट गया है तो अगर वो दूसरी हंस पड़े तो उसकी नादानी समझ लेना, और अगर ये लूटी हुई बैठी है तो उसको इतनी समझ आनी चाहिए कि जो ये बराबर वाला ये भी तेरे जैसा ठगा गया है। तो अब आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने के अलावा बजाय एक दूसरे का सहयोग करो और बढ़ते चलो। तो इसमें क्या करना अपने को? जो कागजात वाली बात है, जो डिटेल में बताने वाली बात है, वो सोमदेव भाई आपको बताएंगे। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको आप समझना। अच्छा, जो अभी तक की जितनी चीजें हैं वो आपको कितनी सही सही लगी हैं? अभी गए हो? 2 ही 3 भाई गए हैं, बाकी तो सारे सो रहे हैं। जवाब तो देंगे नहीं तो मैं यही सोचूंगा सो रहे हो। क्यों जी? या तो जवाब दो, नहीं मैं यही सोच लूं भाई मैं तो 2 ही से बात कर लूंगा, फिर बाकी तो क्या बात करूं। आ रही है ना? तो बोलने में कोई टैक्स लगा है? यार मैं तो पैसे भी नहीं ले रहा।
हाँ देखिए ये बात हुई भाई। अगर दादा दादी कहानी सुनाया करते बोला उकारा भर, उकारा तो भर नहीं, क्या पता सो गया हो, क्योंकि मैंने मेरे दादा दादी से सुना है। बोलो उकारा क्यों नहीं भर रहा? हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ ये आवाज तो आए। तो इसका जो पड़ाव है कागजी कार्रवाई का, वो तो बता देंगे आपको सोमदेव भाई कि क्या करना, क्या क्या संघर्ष होते हैं, थोड़ा सा इन्होंने बताया भी है। मैं आपको आगे के संघर्ष की बात बता देता हूं कि हमें लड़ना कैसे है, बता दूं? पक्की बात है। देखो आपको ये लगे कि आवेदन लग जाए, अकेले आवेदन लगने से कर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि नट और ज्यादा टाइट करेंगे बैंक वाले। उनको पता चल जाएगा अच्छा मोर्चा से जुड़ गए, है ना। अगर किसी की कुड़की होने वाली है और उसने जेएसएम का कागज लगा दिया, समझ लेना और नट कसा जाएगा स्पीड से। उस नट से अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, बढ़ते चले जाओ और बढ़ाते चले जाओ एक दूसरे को। भाई इसकी लाइट आ गई ना, बंद करिएगा। तो क्या रास्ता है? अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो कभी आगे आगे बोल रहे हो, जिनका मन करता है बोलने का? अगर कहीं कुछ बोलना है पंचायत में, सभा में, तो बोल लेते हो? एक भाई, एक ही है, और भी है कोई? आप दो, आप भी बोलते हो? तीन, तो कार्रवाई ये तो है चार। आप में से कोई पीछे? आप नहीं बोलते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलना नहीं, कभी बोलना तो 2 दिन में। मैं यहाँ पे आज खड़ा करूँ आपको, कल तक आप जनाटेदार बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ हो और वो बात बतानी कैसे इतना हो। दूसरे एक जो सबसे जरूरी है, किसी की सामने वाली की कड़वी बात पे भी रिएक्शन ना दें, क्योंकि समाज में जाओगे, अगर किसी ने कोई कड़वी बात कह दी और आपको गुस्सा आ गया, आप आदमी को जोड़ने की बजाय 2-4 को तोड़ के आओगे। तो जो समाज में निकलता है उसका पहला गुण है दिमाग में बर्फ होनी चाहिए, है ना। दिमाग में एकदम बर्फ, मुंह में शक्कर, मीठी जुबान, दिल में आग और पैर में चक्कर। तो इतना ज्यादा चलना पड़ेगा कि चलते रहो, तभी रुको ना जब तक काम ना हो जाए। आग की तरह अंदर वाला फड़फड़ाना चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी समझ आ रही है। दिमाग शांत होना चाहिए, गुस्सा आते ही गड़बड़ हो जाएगी। शांत रहोगे तो मुंह में से जुबान निकलेगी, वो भाईचारे की निकलेगी। तो ये 4 नियम हैं किसी भी सभा में अच्छे मोटिवेशन के, है ना। दिमाग पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, ये नियम है। अगर ये आपको लगे कि मैं बोल सकता हूं, ये मेरी इच्छा है, लेकिन बोलना नहीं कभी, आपको 2 घंटे में 3 घंटे में यहां बोलना आ जाएगा। तो ये कोई महंगा तो नहीं सौदा, सस्ता ही है नहीं। मोटिवेट करने के, वक्ता बनाने के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लाखों रुपए लगते हैं, जिसकी बात मैं आपको कह रहा हूं कि फ्री में हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी लूटा बैठा हूं और उधर भी लूटे बैठे हैं। ना तो मेरे को देख के हंसना है और ना मेरे को ये कहना है तू भी तो लूटे बैठा है, क्योंकि मुझे अपनी औकात समझ आई हुई है कि ज्यादा उछलेगा तो बेइज्जती करवाएगा, मानने का फायदा नहीं। इसलिए चोरों के विरुद्ध अपने जितने सारे लोग जिनको लूटा है चोरों ने, उनको इकट्ठा कर लो और एक दिन वही काम हो जाएगा। फ्रांस में अंग्रेजों का राज था, है ना। और वो क्या करते थे अंग्रेज, वहां से पकड़ते थे लोगों को, कैदी बनाते थे और ऑस्ट्रेलिया में छोड़ देते थे, अगले जंगलों में रहो। वहां इतने ज्यादा कर दिए वो, उन्होंने अपना ही देश बना के चालू कर दिया सिस्टम, अपना देश बना दिया। तो ये हमारे लिए भी तो आसान है। एक तो गांव का एक आदमी कहे कि ओए बैंक वाले जवाब दे,
और एक दिन पूरा गांव खड़ा होके कह दे हाँ भाई जवाब दो, और जब तक जवाब नहीं तब तक बैंक में जाना बंद। अब वो खाली दुकान पे मक्खी मारेंगे कि ये छोड़ के भागेंगे? दुकान बंद हो जाएगी उनकी, और दुकान बंद हो जाएगी, लेने कौन आएगा? कोई भी नहीं ले सकता। अरे कर्जा मांगने का अधिकार वही है जो आगे सामान देने के लिए तैयार हो कि अगला पैसा दे दे, आगे सामान ले ले। जो उसके पास ग्राहक ही नहीं आएगा तो ना सामान लेना ना कर्जा देना, बड़ा आसान है। तो जो ये पैसे वाली लड़ाई और ये वकीलों वाली, कोर्ट कानूनों वाली, ये बराबर में चलती रहेगी, लेकिन सबसे मजबूत जो संघर्ष है वो इकट्ठे होके और ये कहने का है भाई हिसाब दे दे और हिसाब ले ले, और नहीं तो यहां से निकल। क्यों जी? लेकिन एक शर्त है, भाईचारे का एक पैसा नहीं रखना। कभी आप सोचो भाई मैंने तो यही आवेदन इस भाई पर ला दूं, हम उसके सबसे बड़े विरोधी रहेंगे फिर, क्योंकि इन चोरों ने सबसे पहले हमारे भाईचारे को ही तोड़ा है। भाईचारा टूटते ही एक की बेइज्जती हो रही है, दूसरा हंस रहा है, फिर दूसरे की बेइज्जती हो रही है, पहला हंस रहा है क्योंकि वो उसकी बेइज्जती में नहीं साथ था, और ये चलता चला। और इन्होंने कैसे नीलाम किया है अपनी भारतीय व्यवस्था को, इसको आपने कभी महसूस नहीं करा। जैसे भाई कह रहे हैं ना कि थोड़ी थोड़ी बातें पता तो थी पर इतनी डीपली नहीं समझी थी। डीपली समझ लो। हम यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे 4-5 साथी तैयार हो गए कि हम बोल सकते हैं, हम आपको 2-3 दिन के लिए बुला लें, केवल वक्ता ही बनेंगे आप, तो बन जाएंगे? आ जाओगे आप? कंफर्म है? दो मार दो, पैसे नहीं है, हम तो लटक पटक के किसी भाई पे तो किसी पे 100 मांग लिए, किसी पे 200 मांग लिए, यानी सहयोग करके कभी लटक का आगे तो कभी किसी भाई के साथ बैठ के आगे, आपने अपने ही खर्चे पाना पड़ेगा। बस ठीक है, फिर चल जाएगा काम। तो क्या करेंगे आप, ये जो सारा विषय है इसको समझेंगे, और इसको समझने के बाद इस पे बोलना शुरू करेंगे। ठीक है जी? बोलना जब आ जाएगा तो हमारी स्पीड कई गुना होगी। मान के चलो एक बैंक है और बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया। भाई जी देखो बोल लो ना, फिर न्यू तो गड़बड़ जाएगी। बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया। एक बैंक कितने बांट सका है? एक बैंक लाखों करोड़ बांट सका है। आपके पास है क्या इतना? जब इतना हो तो बोला सारे देश का कर्जा उतार दें, है कि नहीं? बैंक तो बांट सकता है हजारों करोड़, और हमारे पास कुछ भी देने को नहीं है। ठीक है? हमारे पास है केवल समझ की ताकत, जो उसको विरोध में खड़ा करके और तैयार कर सकती है उस चोरी के विरुद्ध समाज को। और ये जो समझ है ये शायद भेड़िए में ना आए, क्योंकि ये बुद्धि मानव को ही आ सके। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं, अगर ये कहने वाले साथी हों भाई सुनील ज्ञान ना दे, बोल क्या करना, भाई उनका ज्ञान नहीं आंदा समझ में, भेड़िए की कैटेगरी के हैं। और जो उनसे दूसरे हैं जो ध्यान से समझ सकें, वे उस लूटी हुई औरत की जैसे है। तो शुरुआत किसने करनी पड़ेगी? बुद्धिमान को, जो दूसरे के दिमाग को समझने के बाद बात कर सके। भाई यो प्यार तो समझेगा कि चोट मार के समझेगा कि इसका कड़वी बात कहनी पड़ेगी, इज्जत का सवाल करना पड़ेगा कि तेरी इज्जत का सवाल है, तेरी इज्जत लूट गई तब खड़ा होगा, या पैसे का स्वार्थ दिखाना पड़ेगा। यानी एक बुद्धिमान को शुरुआत करनी पड़ेगी सामने वाले के विचार को, दिमाग को देख के कि सामने वाला कौन से रास्ते से समझेगा। और ये बेडिया तो नहीं कर सकता। यानी जिसको लठ मारना आता है वो ज्ञान की बात नहीं कर सकता। ज्ञान की बात केवल वो समझने वाला करेगा, और उसका प्रैक्टिकल काम फिर वो लठ वाला उसके सामने है। नहीं तो एक बैंक लाखों करोड़ दे सकता है, और मेरे जैसा जनता सरकार मोर्चा के किसी भी साथी जैसा कोई भी व्यक्ति अगर बैंकों की जड़ उखाड़ने की बात कर रहा हो तो एक आदमी कितने मरवाया जा सकता है?
है जी? एक आदमी को मरवाने में कितने पैसे लगे हैं? कुछ भी लगता। 10-15,000 मारते तो 50,000 वो पिला दो सर, उसी में कर देते हैं। अब एक बात बताओ, हम अकेले अकेले चिल्लाते रहे, लड़ते रहे, और एक दिन फिर वो भाई वाली बात आगे एक घूंट में ही टपका दिए, ये ठीक है? या आप अपने साथियों को तैयार करते रहे और उस दिमक की, मदर दिमक की तरह अपने आप को तो रखें मिट्टी में कई फुट नीचे और अपने सैनिकों को पैदा करके भेजते रहे? कौन सा ठीक है? तो सैनिकों वाला ठीक है, तो आप तैयार हो जाओ। आवेदन की बात है, वो गौरव भाई के पास भेज, वो पता होगा उसका नंबर का, उनको भेजते जाना। जब जब आपका आवेदन बन के आए उस पर कार्रवाई होती रहेगी। अगर आवेदन बन के ना आए जब तक, तब तक क्या करें? रुक सकते हैं क्या? अच्छा हम तो रुके हुए हैं, आवेदन नहीं बना। अच्छा वो चोर अपनी चोरी से रुके हुए हैं क्या? उन्होंने कुड़की रोक दी क्या? लोगों को परेशान करना रोक दिया क्या? पैसे काटने बंद कर दिए क्या? नहीं करे ना, तो फिर हम कैसे रुक सकते हैं जब वो नहीं रुकते? तो बच्चों को नशा पिलाना बंद कर दिया क्या? चोरियां बंद होगी क्या? पुलिस वालों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी क्या? समाज में रेप केस बंद हो गए क्या? डकैती बंद हो गई क्या? खेती का सत्यानाश बंद हो गया क्या? बीमारियां आनी बंद होगी क्या? तो जब सब कुछ वे अपनी स्पीड से चल रहे हैं तो हम कैसे रुकेंगे भाई? या रुक सकते हैं? कागजी कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कोर्ट में 20-20 साल मुकदमे चला देते हैं ये रामखोर, चला देते हैं ना। और क्या पता 20 साल में किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करके लास्ट में बोल दे सॉरी गलती हो गई जी, ये तो आप नहीं थे वो आदमी। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो उस आदमी की जिंदगी की कीमत कितनी है भाई? जो 20 साल की जवानी या उसकी जिंदगी खाली कोर्ट ने उसको लौटा देगा क्या कोर्ट? जो जवानी चली गई, जवानी का खून पी लिया कोर्ट ने, क्या उसको लौटा देगा? उसकी कोई कीमत हो सकती है क्या? तो जब हमारे उस खून की और उसकी कीमत नहीं है तो हमें अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा बचानी है। और बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जब तक कागजी कार्रवाई काम करे, हम अपनी कार्रवाई रेगुलर रखें। भाई जी बोलो ना, दोस्त बोलो ना, क्लियर रही क्या बात? समझ आई क्या? अरे बोल दो। मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा साथी नहीं है, लेकिन इनमें से अगर 5, 7, 10 साथी ये कहने वाले निकल जाएं कि भी आप दृढ़ से बात करेंगे। बाड़मेर से आने वाले ख्याल लिए क्या? दो साथी आए, 6 हैं। तो बाड़मेर, जैसलमेर और उस साइड तो आप कर सकते हो फिर, है ना? तो कई जिले कवर हो जाएंगे। जालोर में अपने 1-2 साथी हैं, भीनमाल आपके आसपास है ना, नज़दीकी है, तो भीनमाल में अपने 2-4 साथी हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। जालोर में है ना ये? हाँ, तो उस एरिया में आपकी टीम और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। फिर आपके बाड़मेर से लगता हुआ गुजरात कितना दूर पड़ता है? अहमदाबाद नज़दीकी है। तो अहमदाबाद में एक आदिवासी एरिया में बहुत शानदार जवान आदमी है जिसने किसानों के लिए कम से कम 8 से 10 हज़ार किसानों के बीच में अपना संगठन बना रखा है, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो जब आपके साथ ही एक दूसरे के साथ आना जाना शुरू होगा तो बैंक वालों की औकात है कि जो हमारे घर को छीन लेंगे? थोड़ा जोर से तो बता दिया करो, मने भी जोश सा आ जाएगा। हम यहां बैठे हैं, जयपुर में अपने कई साथी हैं, ये बहन जी बैठी हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर ली। अब मैं तो चाहता हूं आप भी बोलना शुरू कर दो। और ये गुड़िया कॉलेज में हो ना, तो कॉलेज में भी बोलना शुरू करो। गलत चीज का विरोध करेंगे तभी तो सही चीज स्थापित करने की तरफ चलेंगे हम। अगर गलत का विरोध नहीं होएगा तो गलत तो बढ़ता चला जाएगा, और गलत जितना बढ़ेगा उतना हमारा सत्यानाश करेगा। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, ये बहन जी हमारे साथ हैं, मान लिया मेरे साथ ये बहन जी खड़ी
और इनकी तरफ कोई गलत नजर से देखे तो मैं ये इंतजार करूंगा कि वे भाई नहीं आए तब तक मैं बस खड़ा रहूं या जो करना कर दूं? बोल दे नहीं। अरे इंतजार बाद में होता रहेगा, पहले जो अभी ऑन द स्पॉट जो हो सकता कर दे। ईंट मार के सिर खोल, उसको खा ले, उसको बुड़का भर ले, उसको नाखून मार, पत्थर मार, जो करे तभी करेगा ना। अगर मेरी इज्जत अभी नीलाम हो रही है तो मैं बाट देखूंगा कि 50 आएंगे तब लड़ूंगा, नहीं तो मैं लुटता देखूं। इंतजार का टाइम है ही नहीं बाबू साथ तो देना फिर। भाई। साथ तो तब देंगे जब हम समझा देंगे। हम तो शाम को करो एक तहसीलदार का ये दबोटा दिए नाल कर दियो बाबू। सुनो दो, वो रास्ता गलत है ना, मैं कुछ और कह रहा हूं। बात यह है कि जब आप चल रहे हो तो आप एक दूसरे को समझाते चलो और साथ में करते चलो, यानी खड़े भी रहो मजबूती से और लोगों को जोड़ते भी जाओ। और जोड़ने के लिए तो मैं तो आपको बड़ी बड़ी टीम दे रहा हूं। इनका कहने का मतलब वही था सर। मैं भाई की बात तो मैं समझ गया भाई। एक चीज और, एक तरीका और है। जब आप कहीं जाओगे तो ये बात कभी नहीं कहनी कि कोई मानता ही नहीं। मान के चलो मैं ये कह दूं कि कोई मानता ही नहीं, इसका मतलब मैंने आप सबको कह दिया कि आप भी नहीं मानोगे, है कि नहीं? मैं ये कहूंगा भाई बहुत सब लोगों में से कुछ निकम्मे लोग हैं जो मानते ही नहीं, तो सामने वाला अपने आप को निकम्मों में नहीं गिनता, फिर वो मानने के लिए तैयार होगा फिर। और हमने पहले कह दिया अरे कोई नहीं मानता, समाज का सत्यानाश हो लिया, समाज तो मर गया, तो इसका मतलब ये कह दिया कि मैं भी मर लिया क्योंकि मैं भी समाज में ही हूं, तो मैं तो बस वैसे ही ज्ञान पेल रहा हूं, होना जाना कुछ नहीं। इसकी भावना ये बनेगी। तो आप नाम लिखवाओ, चाय पानी का कुछ टाइम नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं है कि नहीं, सीधा खाना ही है तो मेरे को एक बार टाइम बता दो। तो इसलिए गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और उस साइड के 4, 5, 6 जिलों में बहुत शानदार टीम है। इधर जयपुर, अलवर, और ये अलवर में आता होगा बांदी कोई, दौसा में, इधर भी अपनी अच्छी टीम है। उधर से भाई ये चले गए आप, उधर है जालौर के एरिया में और बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ, उधर भी हो गई, तो फिर तो राजस्थान को कवर कर ही लेंगे। बीच बीच रह गया है कि नहीं? एक इधर है, एक उधर पाकिस्तान की तरफ से, एक पंजाब की तरफ से है, तो बीच में रह गया। थोड़े से इधर से बढ़ेंगे, थोड़े उधर से, थोड़े उधर से। अगले 1-1.5 महीने में 2-4 मीटिंग कर लो, बढ़िया बढ़िया, 2-3 दिन की ट्रेनिंग कर लो, 3-4 हो गया राजस्थान बढ़िया तैयार। अगर आप सहयोग कर पाओ तो अपनी मर्जी से करना। कल ये नहीं कहना कि हमारे पास तो 10,000 लिए, कि हमारे पे 1,000 लिए, कि हमारे पास 100 लिए। कोई नहीं मांग रहा भाई, आपके अंदर की भावना है कि आपको कितना लगता है, कैसा लगता है। जो साथी सालों से दौड़ रहे हैं, सब किसी के लिए लठ भी खा रहे हैं, पुलिस के सामने भी अड़ रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं और 24 घंटे सड़क पे भी हैं, उनके लिए आप कुछ सहयोग कर सकते हो तो करियो, शान ना करियो। कदे कल ना फिर वो स्क्रीनशॉट दिखाओ, देख मैंने 100 रुपये दिए थे भाई सुनीलता है, भाई मने को नहीं चंदे, ना मैंने 100 चंदे, ना मैंने 1 लाख चंदे। क्यों जी? अगर किसी ने सहयोग करना हो तो सहयोग किसी का भी करो। मान के चलो आपके यहां पे कोई भाई ज्यादा दौड़ रहा है, आप एक दिन कह दो भाई आज का किराया मैं दे दूं, तू बस में 200 रुपये ले, मेरी तरफ से 200 हो गए, तू जा। घर से कब तक फूकोगे? लेकिन ये इस काम के लिए आपका काम बने ना बने, ये मत बोल देना कि मेरे तो पैसे खा गए भाई। ये गणे जने ने आराम करो, दुकानें खोल ली, पैसे बड़े मोटे मोटे खाए, अब जब उनकी दुकानें बंद हो गई तो अब उनको मिर्ची लगी हुई है, तो परेशानी है बड़ी। एक सिरसा में एक पहलवान, उसने बोला जनता सरकार मोर्चा का पहला जो आवेदन था वो मेरा था, मेरी किस्तें सही चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, गाड़ी का था और लोन, एक और लोन था बिजनेस लोन, सब नॉर्मल चल रहा था। बोले कि भाई ये स्थिति है और लड़ना पड़ेगा। मैंने बोला जी
विश्वास किस पे करें? अगर जी विश्वास तो किसी पे नहीं हो सकता, तुम्हें खुद पे तो हो सकता है, तो मैं ही कर लेता हूं शुरू। तो पहला केस मेरा था और वो अब हाई कोर्ट में चला गया, बैंक लेके चला गया, जबकि बैंक कभी हाई कोर्ट में लेके नहीं जाता इस तरीके से। बैंक तो डीआरटी में ही निपटाता है पैसे, मतलब या तो कुड़की करवा देता है या डीएम से ऑर्डर, सीजीएम से ऑर्डर करवा के कुड़की करवाता है या फिर सेटलमेंट करवाता है, यही दो काम करता है बस। तो वो हाई कोर्ट में चला गया। उसने पहले तो रोता हुआ आया था 1-1.5 साल पहले कि मेरा घर नीलाम हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे को ये ऐसे चाहिए वैसा चाहिए। अब जब उसको रिलीफ मिल गया तो अब क्या हो रहा है, अब वो ही हीरो हो गया कि मैं ही बनाता हूँ आवेदन और मैं ही लोगों की प्रॉपर्टी बचाता हूँ। और उसने ये कहना शुरू किया कि भाई सुनील ने अपना पैसा देके और अपना तो टोटल लोन चुकता कर दिया। देखी थी क्या वीडियो? देखी होगी गाद भाई ने। अब मैंने क्या किया, वो जो मेरे पास पूरा नोटिस आया है 100 पेज का पुलिंदा, मैंने उसको लेके और उस केस नंबर के साथ में वीडियो बना के ये कह दिया भाई मेरा केस तो कोर्ट में, मैंने नहीं 1 रुपया भी भरा। हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे ही मेरा जवाब गया, अब सारे देश में जो जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं सबको पता चल गया। अब उनकी दुकान बंद हो गई, अब वो रोते घूम रहे हैं। तो भाई किसी का मन करे तो सहयोग कर दियो, अगर भीतर में लगे कि ये भाई अच्छा कर रहे हैं। अगर आप सहयोग करोगे तो हम एसी बस में 100 की जगह 500 की टिकट ले लेंगे। अगर आप सहयोग करोगे कि भी 5-6 जने आज जो तेल डलवा लेंगे। अगर आप ना करोगे तो आप जनरल डिब्बे में लटक आ जाएंगे, आप कोई टेंशन नहीं। आप तो कल आए हैं जनरल डिब्बे में ना, अपन अहंकार है कि हम तो भाई एसी में ही चलेंगे, और ना अपन गिरावट है कि हम जनरल में क्यों चलें। अपना देश सारा जनरल में चल रहा है, हम जनरल में चल पड़ेंगे, क्या दिक्कत है जी? इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगी कि भाई ये बका मैं रेल मान देनी। आप तो रेल में ही आए हैं, सारे देश में सफ़र करना, कभी बस से, कभी कार से, कभी हवाई जहाज है तो कभी पैदल भी है, तो कोई चक्कर नहीं है। बात यह है आप जब भी सहयोग करो तो उसको एहसान करके मत करना कि कल आप स्क्रीनशॉट दिखाते फिरो। हाँ, फिर वो दान का मतलब नहीं, सहयोग का। क्या टाइम चाय पर 20 मिनट, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहां एक तरीका यह है कि आप अपने आवेदन लगाएंगे, आवेदन अपना काम करता चला जाएगा, और दूसरी तरफ हमें अपनी तैयारी करनी है बोलने वाली। ठीक है, लगभग पहली बार में आप 50 लोगों को बुलाएंगे। 50 लोगों को 2-3 दिन में पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही हो जाएगा पूरा, चरित्र निर्माण की जो बात कह रहे हैं, तो उस तरफ बढ़ेंगे। अपने को अभी तो राजस्थान में लगभग 2 और 2 4 और 5 पांचवी ट्रेनिंग है ये इधर राजस्थान में। 2 उधर जयपुर में थी और 2 गंगानगर में और एक ये 5वीं ट्रेनिंग है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा राजस्थान जो 1 साल में भी इतना जा पाए, हम अगले 1 से 1.5-2 महीने में ही पूरे राजस्थान में 500-700 साथियों की टीम खड़ी हो जाए। लेकिन ये तब हो सकती है जब आपके अंदर का जुनून निकल के आए। अकेला मैं तो नहीं दौड़ सकता, ना अकेले आप दौड़ सकते, ना सोमदेव दौड़ सकता। आ तो जाओगा, अब बस आ जाएगा तो हम ज्यादा चोट मार लेंगे। भाई ये ना बोलियो कि कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे ना जी देखो ओ तो सका पर इतने से चांस है, हम इतने से को 100 कर लेंगे, अपना कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये ना कहियो कि भाई ये होता ही नहीं, होता नहीं तो फिर अपने घर बैठो भाई, जाकर हम अपने आप कर लेंगे जो बनेगा। कोई बात नहीं, उनको ये बोल लेंगे कि भाई चोरों की ताकत बड़ी है, मेरा तेरे सहारे समाधान होगा, तेरा मेरे सहारे। और ये आपने करके दिखाया है। कितनी बार हमने ताले तोड़े, कितनी बार बैंक वालों को, पुलिस वालों को वापस लौटा दिया, ये तो पता ही होगा। कितने साथियों ने देखी है ये वीडियो ताले तोड़ने वाली, काफी सारे ने देखी है। तो इसका मतलब तो सबको पता है। अगर आप इकट्ठे होते हो, आप तैयार होते हो, फिर आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके घर पे, आपके मकान पे, दुकान पे, होटल पे, किसी भी चीज पे किसी की आंख डालने की नौबत नहीं आएगी।
शर्त यह है कि आप समझ लो। अच्छा, एक और देखना, मैं आपको इस कहानी को ही जोड़ के रखता हूं जो मैंने शुरू में सुनाई थी। एक चोर आया और उस चोर ने यह बोला कि भाई भारत के संस्कृति को खा जाऊंगा मैं, और उस संस्कृति में पहला नंबर लगाया उसने कि मेरा पहली योजना होगी, वो बताता नहीं, ये हम पीछे से खोज लेते हैं कि हमें पता चल जाता है। उसने पहली योजना बनाई कि भी मैं एक योजना लाया हूं जिसमें लड़की को, पूरे भारत की बेटियों को रसोई में नहीं रहने देंगे। क्या करेंगे? बोले लड़की और लड़का तो एक साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे? जैसे लड़का पहनता वैसे लड़की पहनेगी जीन्स, जैसे ये तो छोटे छोटे बालों में ऐसी कटिंग लड़के भी रखते, लड़कियां भी रखती हैं, ड्रेस भी वैसी, चाल चलन भी वैसा, पढ़ाई भी वैसी, बोलचाल भी वैसे, अधिकार भी वैसे, ये कर देंगे। और उसने एक काम शुरू कर दिया और योजना लाए 1991 में। एक नई चोरी समझना आप। क्या योजना आई? सारे संस्थानों को निजीकरण करो, यानी प्राइवेट कर दो। यहां पे रोडवेज प्राइवेट हो रही है ना, हो रही है ना, रेलवे प्राइवेट हो लिया, और सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में कॉन्ट्रैक्ट पर सिस्टम आ रहा है, ठेकेदारी पर था रही है ना। हाँ जी, हाँ बिजली भी आ गई, तो ठेकेदारी पर था रही है। ये शुरू करा था इन्होंने 91 में। तो ये काम इन्होंने 91 में शिक्षा के लिए भी किया था, पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई में इन्होंने क्या करा? प्राइवेट स्कूल कर दिए, स्कूल प्राइवेट कर दिए, साथ में लड़के लड़कियों की शिक्षा इकट्ठी कर दी। इनको गिनते जाना आप, और आपके अगर बेटी हैं तो भी देखना, जो पढ़ रही हैं, और आपके बेटे हैं तो भी देखना। पहला नंबर प्राइवेट स्कूल कर दिए, दूसरे नंबर पे लड़के लड़कियों के स्कूल इकट्ठे कर दिए, तीसरे नंबर पे 16 साल की लड़की की उम्र शादी की 18 कर दी। अगर 18 से पहले माँ बाप शादी करे तो जेल, और 18 से पहले वो बिना शादी करे चाहे कुछ भी गंद मचाओ वो फ्री, उनको कोई टेंशन नहीं। वहां से शुरू हुआ अवैध संबंधों का दौर, और हमारे बच्चों ने माँ बाप के विरोध में जाके, समाज के विरोध में जाके भाग भाग के शादी करना शुरू किया। यानी जिस माँ बाप ने खून पसीना करके अपनी जिंदगी को खून से सींच के पाला है, उनको वो छोड़ते हुए एक मिनट नहीं सोची। और ये काम होते होते एक और काम हो गया। जैसे ही लड़के लड़कियों ने भाग के शादी करनी शुरू करी तो पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने विरोध किया, और जैसे खाप पंचायतों ने विरोध किया तो उन पंचायतियों के ऊपर, प्रधानों के ऊपर भी मुकदमे लगे, और धीरे धीरे करके प्रधानों ने पंचायतों में जाना बंद कर दिया। अब पिछले 25 साल में खाप पंचायतें लगभग खत्म हो गई, और अब जो खाप पंचायतों में ज्यादातर प्रधान बन गए वो पार्टियों के चेले बन गए, तो वहां भी राजनीति घुस गई। अब इन्होंने क्या किया? 18 साल की जो लड़की की शादी की उम्र थी उसको 21 साल कर दिया, और लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना विवाह के, बिना रिश्ते के लिव इन रिलेशनशिप यानी रखैलों की तरह रहो, इसको 16 साल में कर दिया। क्या इसमें आपके बच्चे नहीं आएंगे? हैं जी? क्या आप जेल लोगे इसको? अगर आप नहीं इकट्ठे हुए तो आप ना चाहते हुए भी झेलोगे, क्योंकि पुलिस की ताकत है, क्योंकि पंचायत को भी खरीदा है चोर ने और सरपंच को भी, देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को भी खरीदा है, और देश के संसाधनों को भी। इस हालत में आप ये देखो, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपका परिवार है, कोई भी है, अगर वो इस चंगुल में फंसता है तो आपके साथ क्या बीतेगी? एक कंडीशन हो सकती है,
जब किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ ये हो तो हमें हंसी आ जाए, लेकिन जब अपने साथ बनेगी तब भी हंस लेंगे क्या? पड़ोसी असली हाँ तो वो तो हंसेंगे, तब पड़ोसी हंस लेंगे। और अगर आपको लगता है कि पड़ोसी जब हंसेगा तो आपकी बेइज्जती होगी, तो इसका मतलब आप पहले नंबर पे उसकी बेइज्जती ना करके उसके साथ खड़े हो जाओ, ताकि अपनी बेइज्जती ना हो। और ये काम इतनी शिद्दत से किया है कि अब ये काम अवैध संबंधों का, लिव इन रिलेशनशिप का अबाध गति से चल रहा है। हां जी, तो जो पाश्चात्यकरण था, जो विदेशी संस्कृति थी, वो पूरी तरह अब घुल गई है, भारत को खा गई है। तो अब क्या किया जाए? फिर से उस चोर को समझ लो, और चोर कपड़े लेके भाग गया है, और दूसरा चोर मांस का टुकड़ा लेके भाग गया, और मछली जा चुकी पानी में। तो अब आप देख लो आपको क्या करना है जी। आपको किसी भी सूरत में एक साथ इकट्ठा आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जो भाई एक मिनट, एक निवेदन आप सबसे, जो साथी बोलना जानते हो या बोलना चाहते हो वो तो एक बार नाम लिखवा देना। सोमदेव भाई को नाम लिखवा दियो, ठीक है। और जो कहते हैं कि भी हम खुल के नहीं बोल सकते, वो फिर अपने गांव गांव उतरो। उसका एक तरीका खोजा हमने, बड़ा शानदार तरीका है तो बर्बादी का, लेकिन अब तो यही कहेंगे कि वही तरीका काम आ सकता है। तरीका ये है, जैसे पुरुषों को लोन बांटे, वैसे पूरे देश में औरतों को स्वयं सहायता समूहों के नाम पे लोन बांट दिए हैं। किसी को 5,000 का, किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का, ठीक है। और वो बेचारी काम क्या करें, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी करके कमाने का काम था वो मनरेगा ने खा लिया। किसान के पास साल भर काम रहता था तो साल भर दिहाड़ी चलती थी। मनरेगा आई योजना, मनरेगा वालों ने क्या किया, उस समय दिहाड़ी दी जिस समय किसान के पास काम है। पता है आपको, मनरेगा वालों को तब दिहाड़ी मिलती है जिस समय किसान के पास सीजन होता है, और जैसे सीजन खत्म उनकी दिहाड़ी भी खत्म। तो इससे क्या हुआ, किसान और मजदूर का रिश्ता टूट गया, तो मजदूर की आमदनी खत्म। तो एक तरफ मजदूर की आमदनी खत्म कर दी, दूसरी तरफ उसको सस्ता अनाज बांटने के नाम पे फोर्टिफाइड सामान दे दिया, टोटल जहर। तो ये कह दिया जिन दिनों में तुम्हारे पास कोई काम नहीं है उन दिनों में फ्री में खाओ, 2 रुपए किलो खाओ, 4 रुपए किलो खाओ, ठीक है। अभी इस कंडीशन में किसान और मजदूर पूरी तरह टूट गया, और किसान मजदूर का रिश्ता खत्म है, मजदूर वर्ग के पास पैसा नहीं है। और ऐसे दौर में औरतों ने, मजदूर वर्ग ने, वैसे तो पूरे समाज ने ले रखा, लेकिन ज्यादातर मजदूर वर्ग की औरतों ने यह कर्जा ले रखा है, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 40,000 का, और उनसे 1,000, 1,500, 2,000 रुपए की किस्त भी चुकाई नहीं जा रही। चुकाएगी कहां से, काम तो नहीं कुछ, समझ रहे हो ना। इसका पता आप लोगों को कि औरतों ने कर्ज ले रखे गांव में, सबको पता है। मतलब इस बात से सहमत हो सारे आप, ठीक है। तो क्या है, ये जो दौर चला है औरतों को लोन बांटने का, इसने तो पूरी तरह ही समाज को बेच दिया। ये बदमाश क्या करते हैं, बैंकों वाले या कंपनी वाले आते हैं, औरतों को घर से बाहर निकाल के खड़ी कर देते हैं और कहते हैं पैसे लाओ तो अब घर में बैठना। ये हालत है इस समय। और गालियां कितनी भद्दी हैं उसको तो मैं बता नहीं सकता, इतनी बेइज्जती वो करते हैं। अब ऐसे दौर में जब बेइज्जती हो रही है पूरी तरह, और इज्जत नीलाम हो चुकी है, इज्जत बिकने वाली है या बिक चुकी, क्योंकि जिसका लोन हो गया अब इज्जत बिकी गई। हमने क्या बेचा, ईमान बेचा। तो उस समय में एक रास्ता निकलता है, वो कहते हैं कि जब सूरज पूरी तरह अंधेरा दे रहा हो
तो फिर थोड़ी सी देर बाद लाइट आने वाली है, आधी रात के बाद थोड़ा समय और बीतेगा तो फिर सुबह होगी। हमने ये काम गंगानगर में किया, बहुत शानदार गया, और कई जगह ऐसा किया तो बहुत शानदार चल रहा है। क्या करना है, आपने जाना है अपने गांव की स्वयं सहायता समूह की औरतों के पास। उनकी जो मुखिया है, उस एक मुखिया कई बार 50-50 औरतों को लोन दिलवा के रखती है और डिफ़ॉल्टर हो रखे हैं सारी। उनको बोलना कि आपका कर्ज चुकता हो सकता है अगर आप हमारी बात समझ लो तो। और समझने के लिए सारी औरतों को बुला लो ग्रुप की, उनको इतना समझाओ कि तुम्हारा लोन उतर जाए, एक शर्त पे कि अपने को गांव की सारी औरतों का कर्जा उतारना है। मैं आपको ही पूछ लूं, आपका अकेले का कर्ज उतरे ज़्यादा राजी हो कि गांव का उतरे ज़्यादा राजी हो? तो जब गांव की बात आती है तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि जी मन ने ठेका नहीं है गांव का, मुझे तो अपना ही कर्ज उतारना है। हर आदमी ये बोलेगा कि गांव का ही कर्ज पूरे गांव का ही उतरे तो बढ़िया है। तो जब आप 50 औरतों के ग्रुप को समझाओगे तो वो औरतें तैयार होंगी, और जो पहले एक मतलब गलत चीज थी औरतों का, एक हमें लगता है कि गलत गुण था, वो अब काम आ सकता है। हैं? कौन सा? दो गुड़िया कह रही खुद ही मतलब बात ना पचाने का गुण। मैं खराब शब्द क्यों बोल लूं जिससे ठेस लगे, है कि नहीं? बात पचती नहीं, मान लिया तो अगर बुरी बात नहीं पचती तो अच्छी भी नहीं पचनी चाहिए। जब एक औरत ने लोन लिया और एक औरत ने लोन लेके ग्रुप लोन ग्रुप बना के लोन बंटवा दिया, तो उसकी वो जो खराब बात थी वो पूरे गांव में फैल गई, तो लोन चुकता करने की बात भी तो फैलनी चाहिए, क्यों बच्चे, है नहीं? तो क्या करें, अपने गांव की किसी ऐसी महिला से मिलो जिसका बड़ा ग्रुप है और जो परेशान है। ऐसे तो सब परेशान है, चुकता नहीं किसी से हो रहा। उनके पास जाके उनको इतना बताओ कि अगर आप ये काम कर दोगे, पूरे गांव की औरतों को आप बता दो, 50 औरत पूरे गांव को बताने में 10 दिन नहीं लगाएंगी, क्यों जी? और एक काम, अगर आप ये भाई कह रहे, भाई साहब जिस तरह बड़े भाई कह रहे थे कि भाई किसी को बोलो तो मानता नहीं, अरे हमारे पास दूसरी चाबी है, भाईचारे की मानने ना मानने, लेकिन जब लुगाई पूंछ मरोड़ है ना फिर जरूर मानेगा, है कि नहीं? तो क्या करना, अपने को उस ग्रुप को समझाया और बोल दिया पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा देंगे, आप इकट्ठी कर लो तो पहुंच जाएगा। और ये गारंटी है, अगर किसी औरत को ये समझ आ जाता है कि तेरा लोन से कर्जे से पीछा छूटता है, तो वो अपने घर वाले को पक्का बताएगी। तो आपने आदमियों के अंदर दिमाग खपाने की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप मार लेंगी माथा। ठीक है ना? रास्ता ठीक है कि नहीं? इनमें भी टैलेंट हेरनी पड़ेगी साहब। है? हर लेडीज टैलेंट कौन हो? मैं हीरो को हेरना पड़ेगा कि आप समय? अरे तो हीरो की तो बात बोल ली मैंने, लीडर की, समूह के ग्रुप, जो ग्रुप के लीडर की बात तो कह रहा है मैं, वही तो है। और जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे भाई बोलना चाह रहे हो, तो कुछ बहनों को भी पूछ लेंगे, आपको बोलना सीखना है तो आ जाओ, आप भी बोलना, तो वो लड़कियों के ग्रुप को संभाल लेंगी। क्यों? काम तो मिलजुल के ही करना पड़ेगा, नहीं तो तबाही तो तय है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे हमें स्पीड से बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत आसान है और बड़ा इमोशनल है। अगर किसी मां को, किसी चाची ताई को, किसी बुआ को, किसी बहन को अगर उसके सम्मान से जोड़ के अगर उसके कर्ज की बात करोगे तो उसको जल्दी समझ आएगा कि बात तो सही है भाई, इन्होंने तो जमात इज्जत लेनी शुरू कर रखी है, बेच दिए इन्होंने, तो जिंदगी बरान कर दी, घर नहीं घुसने देते, ऐसी ऐसी बातें बताती हैं, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है ना? तो जो चोर आया था, उस चोर का हमें अगर पता चल गया है, तो अब बात यह है कि दूसरे ठगे हुए आदमी को ठगा हुआ ना दिखा के उसके प्रति सद्भावना रखो कि ये भी, इसके साथ भी चोरी हुई है, मेरे साथ भी चोरी हुई है। और चोर चोर मुसेरे, और अच्छे अच्छे भी मुसेरे बन जाओ। कोई जरूरी थोड़ा चोर चोर मुसेरे हों, है जी? सज्जन सज्जन भी तो मुसेरे हो सकें, एक माँ के जाए भी तो हो सकें, या नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना?
हो सकता है। तो इसलिए अभी चाय का टाइम हो गया, आप चाय पियो, गला गर्म करो और एनर्जी लो। काफ़ी देर होगी आपको, 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो गए होंगे सुनते हुए। अगला चाय के बाद आधे घंटे बाद फिर आप बैठते हैं। बहुत अच्छे से आपने सुना है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितना गौर से आप सुनोगे और गौर से आप समझोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों के समाधान की तरफ आप बढ़ेंगे। बहुत बहुत